नमस्कार। मैं सुभाष शर्मा यूट्यूब चैनल के एक और अंक में आज आपसे देश के सामने इस वक्त राजनीतिक दलों के अंदर जो तमाशा चल रहा है उसके विषय में बात करने के लिए आज उपस्थित हुआ हूं। आज बात करेंगे कांग्रेस पार्टी फिर चौराहे पर। जी हां, यूं तो कांग्रेस पार्टी बहुत बार चौराहे पर आई, दो राहे पर तो बहुत बार आती रही जब कांग्रेस के अंदर विभाजन होते रहे, मगर कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त अधिकांश कार्यकर्ताओं ने और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक थे उन्होंने उसी कांग्रेस को चुना जो कांग्रेस गांधी परिवार से जुड़ी हुई थी। नेहरू जी के समय कोई ऐसा बड़ा विभाजन नहीं हुआ। हाँ, लॉबीज थी, लेकिन उन लॉबीज का नेहरू जी बहुत सम्मान करते थे, बहुत सम्मान करते थे। ये नेहरू जी की महानता थी। नेहरू जी के बाद शास्त्री जी आए और शास्त्री जी के बाद उनकी अचानक मृत्यु के समय गांधी परिवार का वर्चस्व कांग्रेस पार्टी में नहीं था, परंतु कामराज ने एक योजना बनाई और योजना बना के उन्होंने इंदिरा गांधी को, जिनको उस वक्त तक गूंगी गुड़िया कहते थे, उनको आगे कर दिया। और उसके बाद का इतिहास आप सबको मालूम है। मोरारजी देसाई उस वक्त छटपटा कर रह गए और स्ट्रांग लॉबी थी उनकी भी, इसमें कोई दो राय नहीं। मोरारजी देसाई को उप प्रधानमंत्री पद से ही संतोष करना पड़ा और उनसे ये बर्दाश्त होता ही नहीं था, उनसे किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं होता था। आखिरी में उन्होंने ओल्ड कांग्रेस करके अपनी पार्टी बना ली और गुजरात तक वो सीमित रहे। ओल्ड कांग्रेस एक निहायत गांधीवादी और सिद्धांतवादी व्यक्ति थे वो। 1977 के उस प्रयोग में मोरारजी प्रधानमंत्री जरूर बने, मगर वो जन नेता कभी नहीं बन पाए। उसके बाद कांग्रेस पार्टी एक बार 1977 में हार के बाद फिर से विभाजित हुई और वो मिस्टर रेड्डी, जिनको इंदिरा जी ने अपना वफादार समझ के कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था, वो ही बगावत कर गए और बगावत इतनी बड़ी कि फिर कांग्रेस पार्टी दो में विभाजित हो गई। वहां से कांग्रेस आई की स्थापना हुई, कांग्रेस इंदिरा कांग्रेस आई और अधिकांश लोगों ने, पूरी जनता ने, इस देश की ज्यादा कार्यकर्ताओं ने, हालांकि नेता ब्रह्मानंद रेड्डी के साथ चले गए थे, रेड्डी साहब के साथ, जो उस वक्त कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। तो एक किस्म से ये कहा जाए कि अब ये नई कांग्रेस है, ये वो वाली कांग्रेस नहीं है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये कांग्रेस आई है। और आप सभी जानते हैं उसके बाद इंदिरा जी का आजीवन मृत्यु पर्यंत फिर उनका राज रहा। 1984 में उनकी मृत्यु के बाद राजीव गांधी सत्ता में आए। वही इंदिरा जी वाली कांग्रेस जो थी वही आगे आई और उस कांग्रेस में आने के बाद 1984 से और 1991 तक, यानी राजीव जी की असमय मृत्यु के बाद गांधी जी की, राजीव गांधी की, नरसिम्हा राव उसके प्रधानमंत्री बने। उन्हें घर से बुला करके प्रधानमंत्री का चार्ज दिया गया, क्योंकि सोनिया गांधी मानसिक रूप से और किसी भी तरह से वो तैयार नहीं थी। उनको अपने परिवार के खत्म होने का, उनके परिवार के ऊपर और चारों तरफ से आक्रमण थे, बच्चे उनके छोटे थे, तो उन्होंने राजनीति में आना पसंद नहीं किया और वे एक राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम से संस्था के लिए अच्छा फंड लेकर के सक्रिय राजनीति से अलग हो गई। यहाँ कांग्रेस पार्टी के सीताराम केसरी जी जो अभी तक लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष थे,
पुराने कांग्रेसी थे, उनको अध्यक्ष बना दिया गया। उनके और नरसिम्हा राव जी के ज़माने में फिर वही जो राजनीति में होता है, एक अलग लॉबी बन गई और सोनिया जी को अलग अलग काटने की, किनारे करने की, गांधी परिवार की छाया से बचने की कोशिश फिर नरसिम्हा राव जी और सीताराम केसरी जी ने भी की। मुझे आज भी याद है, सीताराम केसरी जी ने एक किस्म से आत्मसमर्पण कर दिया था बहुजन समाज पार्टी के साथ, जब 300 सीट बसपा को दे दी उत्तर प्रदेश में और 125 सीट कांग्रेस पार्टी ने अपने लिए लड़ने के लिए रख ली। यहां से कांग्रेस के बुरे दिन शुरू हुए और ये फिर ऐसा दिन भी आया कि जब बहुत सारे कांग्रेसियों ने मिल करके सचमुच में लिटरली कुर्सी से उठाकर, कुर्सी में बैठे बैठे सीताराम केसरी को उठाकर एआईसीसी के दफ्तर के बाहर ला करके उनकी कुर्सी रख दी और उसमें तख्तियां वख्तियां सब की हटा के उस दिन से 2-3 दिन में उस एक अभियान किया जिसमें राजेश पायलट जैसे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे, माफ कीजिएगा माधवराव सिंधिया जैसे इन तमाम कांग्रेसियों ने अगुवाई की। गुलाम नबी आज़ाद भी थे उसमें, आनंद शर्मा भी थे उसमें, इन सब ने अगुवाई की और सीताराम केसरी जी को सड़क पर ला दिया, वही जिसको आज हम चौराहा कह रहे हैं। तो कांग्रेस चौराहे पर आती रही, ये मैंने आपको इतिहास बताया। उसके बाद सोनिया युग कांग्रेस के अंदर प्रारंभ हुआ, यानी वही गांधी परिवार का युग। तो आज तक तो जितनी बार भी कांग्रेस पार्टी में विभाजन हुए, हमेशा अधिकांश प्रभावशाली नेताओं ने और जनता ने, कांग्रेस पार्टी के समर्थकों ने, कांग्रेस पार्टी के मतदाताओं ने, उन्होंने हमेशा गांधी परिवार जिस कांग्रेस में रहा उसी का साथ दिया। हाँ, एक बंटवारा फिर सोनिया जी के खिलाफ भी हुआ, मगर वो बहुत बड़ा बंटवारा नहीं हो पाया, वो बंटवारा क्षेत्रीय हो गया। उसमें शरद पवार जी ने विदेशी मूल, सोनिया जी का जो विदेशी मूल का मुद्दा उस वक्त चल रहा था, क्योंकि शरद पवार जी भी एक वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, उनकी भी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी और उनका जन समर्थन तब भी था, आज भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो आज भी मराठों के नेता हैं। हालांकि उससे बाहर वो नहीं निकल पाए, उन्होंने बहुत कोशिश की। उनके साथ उस वक्त पूर्व लोकसभा अध्यक्ष संगमा जी ने भी साथ दिया, मगर वो भी बहुत दूर तक नहीं चल पाए। हाँ, एक अकेले उधर शरद पवार जरूर सोनिया जी के खिलाफ डटे रहे। यूं तो सोनिया जी का नाम लिए बगैर और भी कई बगावतें हुई, उसका जिक्र मैं अभी करूंगा। अब मैं आपसे बात करता हूं जो आज एक मौजूदा बगावत कांग्रेस पार्टी के अंदर और चल रही है। जिस वक्त कांग्रेस पार्टी को 5 राज्यों में जो चुनावों की घोषणा हो चुकी है, जिसकी मतगणना 2 मई को होगी, यानी मार्च के आखिरी से संभवतः 27 मार्च को पहले चरण का चुनाव है और अप्रैल के आखिरी में आखिरी चरण का चुनाव है और 2 मई को मतगणना होगी सब जगह। 5 राज्य, जिनमें से 4 तो बड़े राज्य हैं, असम है, बंगाल है, तमिलनाडु है, छोटा राज्य एक पौंडीचेरी है और एक 5वां राज्य और भी है, केरला। इन 5 राज्यों में, और जहां कांग्रेस के पास बड़ा आधार भी है, यहाँ इस वक्त पूरी कांग्रेस पार्टी को जब मिलजुल करके एक चुनाव का कैंपेन करना चाहिए था, इस वक्त कांग्रेस पार्टी फिर से चौराहे पर खड़ी है। कांग्रेस पार्टी के युवराज, क्योंकि उनके पास वर्तमान में कोई पद तो है नहीं, तो युवराज की हैसियत से ही वो जाते हैं। इस वक्त उनकी एक ही हैसियत है कि वो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं और वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष सोनिया जी के सुपुत्र हैं, यानी गांधी परिवार के चश्मो चिराग, जिनको इस वक्त कांग्रेस पार्टी की मुख्य धारा में आगे आकर अध्यक्ष के रूप में पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की कमान संभालनी चाहिए थी, उन्होंने दक्षिण का रास्ता चुन लिया और उन्होंने बिल्कुल न केवल चुन लिया बल्कि वो यही करके भी दिखा रहे हैं। वो लगातार इस वक्त दक्षिण भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरला हो, चाहे पौंडीचेरी हो, वहाँ वो मीटिंगें कर रहे हैं,
वहाँ उनको सूट कर रहा है, उनको अच्छा लग रहा है। उनको केरला में जो जीत मिली उसके बाद से वो अमेठी को तो संभवतः भूल ही गए, और मुझको तो याद नहीं कि हारने के बाद अमेठी एक बार भी गए कि नहीं गए। ये उनका व्यक्तिगत मामला भी हो सकता है, मगर फिर अगर कांग्रेस पार्टी का इतिहास देखा जाए तो गांधी परिवार का कोई भी गांधी कांग्रेस पार्टी से अलग नहीं हो सकता। उन दोनों को साथ जोड़कर ही देखा जाता है। आज धुर उत्तर में जम्मू में गुलाम नबी आज़ाद के नेतृत्व में जो वहाँ एक बड़ी मीटिंग की गई, उस मीटिंग को G23 कह दिया गया। जरा अच्छा सा लगता है, एक नारे में तब्दील हो जाता है G23, मगर वो G23 ही नहीं है, वो बहुत आगे है। उसमें हुड्डा साहब शामिल हो गए। हुड्डा आज भी हरियाणा के बड़े नेता हैं, इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता। और ख़ास तौर पर हरियाणा की जाट लॉबी का जितने भी उसके नेता हैं उनमें वो सबसे कद्दावर नेता हैं, वो भी, उनके सुपुत्र भी। और वर्तमान में जो किसान आंदोलन इस वक्त चल रहा है, जिसमें जाट समुदाय जिस प्रकार से विद्रोह करके बैठा है, उसमें उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। गुलाम नबी आज़ाद कश्मीर में उनका बहुत अच्छा उनका जनाधार है, और कांग्रेस पार्टी का एकमात्र कांग्रेस पार्टी के एकमात्र नेता वो अब रह गए हैं जम्मू कश्मीर में। फारूक साहब नहीं है, वो उनका अपना अलग दल है। उधर मुफ्ती और उनकी बेटी, मुफ्ती साहब अब नहीं रहे तो उनकी बेटी है महबूबा, वो उनका अपना अलग दल है। मगर वो सब एक गठबंधन में है। फारूक साहब के बेटे भी अब पूरी तरह परिपक्व हो चुके हैं, मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं, तो अकेले हैं इस वक्त। अगर जम्मू कश्मीर से गुलाम नबी आज़ाद आज कांग्रेस पार्टी छोड़ दें तो ये समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी के अंदर पूरे जम्मू कश्मीर में रैली करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ नहीं है, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी 2-3 नेता अपनी कुर्सी की वजह से मजबूरी में चुप हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के, वो अपनी, उनको मालूम है कि अगर आज कुछ बोला और 2 जगह बंट गया मामला तो मेरी कुर्सी खतरे में रहेगी। लेकिन वो कई बार कांग्रेस पार्टी के वर्तमान केंद्रीय नेतृत्व को आंखें दिखा चुके हैं, और वो बहुत ज़्यादा कोई सलाह मशवरा दिल्ली का और दखल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। ऐसा उन्होंने कई बार अपनी रीढ़ की हड्डी उन्होंने हमेशा सीधी रखी, जो कांग्रेस पार्टी के दिल्ली दरबार को अक्सर पसंद नहीं आता। लेकिन वो एक प्रमुख नेता हैं पंजाब के। मैंने उनका जिक्र यहाँ इसलिए किया कि अभी आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के अंदर एक पूरी की पूरी एडजस्टमेंट होने वाली है। ठीक यही स्थिति राजस्थान की है। राजस्थान में आज अशोक कुमार गहलोत इस वक्त प्रदेश के मुखिया हैं। उनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने और गांधी परिवार ने सचिन पायलट को, जिस वक्त वो विद्रोह करके अपने विधायकों के साथ अलग बैठे थे, कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने उन सचिन पायलट को निष्कासित नहीं किया। अर्थात जो गहलोत साहब चाहते थे वो नहीं हुआ। उनको वापस लाने में तो भूमिका निभाई, मगर ऐसा नहीं है कि अशोक गहलोत साहब को उसमें कहीं हरी झंडी दे दी हो। अब ऐसी भी योजनाएं चल रही थी इंदिरा जी के, सोनिया जी के घर से, कि भविष्य में जो मई तक के लिए चुनाव टाल दिए गए हैं, उस चुनाव में अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। बहरहाल कांग्रेस पार्टी कुल मिलाकर के आज चौराहे पर खड़ी है। छत्तीसगढ़ में अभी इसकी आंच बहुत ज़्यादा नहीं पहुंची, वहाँ अभी थोड़ा शांति है, मगर जब चौराहे पर खड़े होकर के बंटवारा होता है तो तटस्थ रहने वाला नेता कम ही होते हैं। जब आएगी वो स्थिति तो पता लगेगा। मैं आपसे आज ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी आज भी अगर किसी एक शक्तिशाली नेता, सर्वमान्य नेता के साथ उसके नेतृत्व में खड़ी हो जाए तो आज भी कितने ही प्रदेशों में कांग्रेस का ही राज है।
टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, नाम भी कांग्रेस है और कांग्रेस पार्टी से अलग होकर ही, और कांग्रेस पार्टी की बंगाल में निष्क्रियता से परेशान होकर ही ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी अलग की थी, मगर है वो भी कांग्रेस ही। वो युवक कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं, तृणमूल कांग्रेस की जो आज नेता है ममता बनर्जी, और खांटी कांग्रेस ही रही हैं। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व की परवाह किए बगैर अपना रास्ता बंगाल में खुद चुना, जिसमें वो कामयाब रही, और आज वो इतने बड़े, इतने शक्तिशाली प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इन सबको भी चुनौती देने की स्थिति में है, ऐसा सर्वे बताते हैं। अब आप बात कीजिए असम की, तो असम में भी गोगोई परिवार इस वक्त बिल्कुल शांत बैठा है। वही भविष्य के नेता है, वही पहले थे नेता, और उनका बहुत बड़ा आज भी असम के अंदर कांग्रेस पार्टी में उनका बहुत बड़ा दखल है। वो वहाँ के नेता है, उनका बेटा, अब तरुण गोगोई साहब का बेटा आ गया है, अब वो वहाँ चला रहा है। अब बात करें अगर आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में डॉक्टर राजशेखर रेड्डी की मृत्यु के बाद उनके बेटे जगन रेड्डी ने अपने पिता के नाम से ही एक कांग्रेस अलग से बना दी, क्योंकि उस वक्त भी वो मांग रहे थे जगन रेड्डी की मुझको मेरे पिता की जगह मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपनी पार्टी अलग बना करके वाईएसआर कांग्रेस, उन्होंने पार्टी का नाम भी अपने पिता के नाम पर रख दिया, और आज वो वहाँ के मुख्यमंत्री इस कांग्रेस पार्टी से विद्रोह करके अपने नाम से, अपने पिता के नाम से कांग्रेस पार्टी बनाई, और उसमें वो वहाँ आज के मुख्यमंत्री हैं। मैं आपको कांग्रेस के स्टेट गिनवा रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर नहीं हुई, सिर्फ इतना है कि कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो धीरे धीरे ढीला पड़ता जा रहा है। मैंने आपको तृणमूल कांग्रेस बंगाल का उदाहरण गिनाया, कांग्रेस है मगर दिल्ली वाला नेतृत्व उनके साथ नहीं है। मैंने आपको अभी आंध्र प्रदेश का नेतृत्व गिनाया, जगनमोहन रेड्डी कांग्रेसी हैं मगर दिल्ली के नेतृत्व को नहीं मानते। तीसरा जो राज्य है वो तो बहुत ही दिलचस्प है, चंद्रशेखर राव। ये कांग्रेस पार्टी की ही बी टीम थी, कांग्रेस पार्टी ने ही इन्हें उकसाया कि आप तेलंगाना का मूवमेंट शुरू करिए, और ये कांग्रेस के ही सांसद थे, आज भी ये कांग्रेसी हैं। इन्होंने अपना तेलंगाना में एक पार्टी बना करके वहाँ CS वो वहाँ के चंद्रशेखर राव वहाँ के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो भी कांग्रेसी हैं। मगर केंद्रीय नेतृत्व के साथ जाना, जो वर्तमान नेतृत्व है कांग्रेस का, उसके साथ जाना उन्हें भी घाटे का काम लगता है। शरद पवार तो लंबे समय से आप देख ही रहे कि अपना अलग से अपने नाम से कांग्रेस बना करके वहाँ पर उसका नाम उन्होंने बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस कर दिया। वो तो लंबे समय तक कांग्रेस शरद, कांग्रेस एस के नाम से रही, वहाँ पर मौजूद रही, उसने काम किया, और हमेशा बड़ी महत्वपूर्ण सीटें वहाँ पर, चाहे वो पार्लियामेंट की हों, चाहे वो विधानसभा की हों, चाहे वो बड़े नगर निगमों में मेयर की बात हो, वो हमेशा वहाँ जीत करके आते हैं, और उनका सभी पार्टियों में बराबर का सम्मान, बराबर का दखल रहता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ठीक ऐसी ही स्थिति हमारे उत्तराखंड में भी बन रही है। कल रात को जब एक मैसेज पढ़ा कि तिलक राज बेहड़ 4 मार्च की किसान रैली में जाएंगे, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से आम आदमी पार्टी के लोग शामिल होंगे, तो उन्होंने सीधे संकेत दे दिए कि या तो मुझे की इच्छा से टिकट दे दीजिए, वरना फिर मैं भी आगे का देखूं। ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे वर्तमान नेता मिलकर के हरीश रावत जी को कांग्रेस की मुख्य धारा से अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कोई नामुमकिन तो राजनीति में कुछ भी नहीं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि वर्तमान नेतृत्व जो आज गांधी परिवार की अपनी निजी मजबूरी है, यहाँ सोनिया जी को मैं कभी भी इसमें कोई उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगता। उन्होंने भरपूर मेहनत करी, और आज भी जब उनका स्वास्थ्य उनका साथ नहीं देता है, उन्होंने आज भी कांग्रेस पार्टी को एक रखने में, इकट्ठा रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो समय उनको पूरी तरह से बंद कमरे में आराम करके बिताना चाहिए, उसमें भी वो राजनीति करती, क्योंकि उनका घर से बाहर निकलना जरा से संक्रमण से उनके जीवन पर संकट आ सकता है। कई बार उन्होंने कोशिश की और उनको बीच कार्यक्रमों से बाहर जाना पड़ा।
हाँ, राहुल गांधी का अब लगता है कि उत्तर भारत से अब उनका मोह भंग हो चुका, क्योंकि जिन राहुल गांधी की मांग हो रही थी कि असम में मीटिंग करेंगे, वहां मीटिंगें अब प्रियंका जी की लगा दी गई हैं। तो उत्तर में बहन देखेंगी, दक्षिण में भाई देखेंगे। इससे अभी इन 4-5 चुनावों में तो काम चल जाएगा, भविष्य में काम चलने वाला नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी एक बार फिर चौराहे पर है। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये क्या शेप लेता है, क्योंकि ये सभी नेता ये जमीनी नेता है, कुछ एक को छोड़ दे। जैसे आनंद शर्मा है, उन्होंने बहुत बार हिमाचल प्रदेश में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश की, मगर वो वहाँ नहीं जमा पाए और संभवतः हिमाचल का टूर भी कम करते हैं। वो ज़्यादातर दिल्ली रहते हैं, दिल्ली के नेता हो गए, राज्यसभा वाले नेता हो गए। 1984 से ही वो राज्यसभा में है, 84-85 से। तो जो आदमी 35 साल से जनता के बीच चुनाव न लड़ा हो, उसको जनता का आदमी कहते भी नहीं है। तो गुलाम नबी तो मुख्यमंत्री रहे, इसलिए उन्होंने अपना आधार फिर से रिफ्रेश कर लिया, अपने पिता का आधार। और कांग्रेस पार्टी के वो एकमात्र नेता हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन बाकी सारे नेता कपिल सिब्बल विद्वान हैं, बुद्धिजीवी वर्ग उनको पसंद करता है, बहुत बड़ा पंजाबी वर्ग उनको पसंद करता है दिल्ली के अंदर, और लगभग हर एक वर्ग में उनकी पैठ है, क्योंकि उनकी वाणी में ताकत है, उनके पास तर्कों का पिटारा है। तो आज इस बड़े दिलचस्प जो इस वक्त बदलाव आ रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर, इस पर मैंने आपसे चर्चा की। जो लोग इसमें राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी। बाकी लोगों से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने देश की, अपने समाज की राजनीति से विमुख मत होइए। अगर आप कहीं तटस्थ रहते हैं तो इसका लाभ राजनीतिज्ञों को ही मिलता है। हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी राजनीतिक राय होनी चाहिए, और हमारी राजनीतिक राय जब सब लोगों की मिलती है तो उससे एक ताकत बनती है, और उससे हम राजनीतिक दलों को एक दिशा देने में कामयाब हो जाते हैं। इसलिए तटस्थ मत होइए। आपको कांग्रेस की विचारधारा पसंद नहीं है तो दूसरी विचारधारा में आइए, मगर तटस्थ मत होइए। राजनीति से आप अगर कहें कि हमें क्या मतलब है, तो फिर यही होगा, जो 100 रुपए का तेल मिल रहा है यही होगा। ये 100 रुपए का तेल आज 125 रुपए हो जाएगा, ये सिलेंडर 1000 का फिर 1200 का हो जाएगा। तो आज इस विषय पर इतना ही। आपसे किसी और विषय पर अगले अंक में फिर से चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।